हेलो दोस्तों, नमस्कार। A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टारगेट करने वाले हैं सीटेट, जो कि दिसंबर में परीक्षा होने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेंगे वैयक्तिक विभिन्नता। तो वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण महत्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन किया जा सके, उसे है वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। या इसी की दूसरी परिभाषा है कि दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति में जो कि समानता नहीं पाई जाती, उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, इसे ही वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता में कुछ प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसिस गाल्टन को मानते हैं, जिन्होंने दुनिया में पहली बार जुड़वा बच्चों का अध्ययन करके बताया तथा बुद्धि का पहला अध्ययन भी किया। तो जुड़वा बच्चों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। और बुद्धि पर भी सबसे पहला अध्ययन किसने किया? तो वह भी फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद आता है कि इसे निर्धारण मापने का पहली बार प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में कोई दो बच्चे पूरी तरह समान नहीं है, उनमें कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। तो फ्रांसिस गाल्टन ने दो जुड़वा बच्चों पर फ्रांसिस गाल्टन ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करके यह बताया कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, चाहे वह जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें भी कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। जैसे कि बोलने में अंतर, या किसी की नाक जो है लंबी होती है या छोटी होती है, या कि बाल किसी के काले होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं, यानी कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। उसके बाद आता है, उन्होंने अपने इस अध्ययन को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में इसे प्रकाशित किया। यानी कि बुद्धि का जो है परीक्षण गाल्टन साहब ने किया सबसे पहले, और जुड़वा बच्चों पर भी अध्ययन गाल्टन साहब ने किया, और इसे ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में प्रकाशित किया। और हेरिडिटरी जीनियस जो है, यह पुस्तक 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे स्किनर के अनुसार है, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण महत्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। तो यह किसने कहा? स्किनर ने। उसके बाद परिभाषा आती है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर के अनुसार है, एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जो विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो यह जो परिभाषा दी है वह जेम्स ड्रेवर ने दी है। उसके बाद आती है टाइलर की परिभाषा। टाइलर के अनुसार है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतने साफ पाए जाते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। तो टाइलर साहब ने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है अंतर इतने साफ पाए जाते हैं कि विभिन्नता जो है सार्वभौमिक प्रतीत होती है। अब इसके बाद आता है वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। तो गाल्टन ने वैयक्तिक विभिन्नता के निम्न 4 क्षेत्र बताए हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आता है, यह विभिन्नता मानव के मापनीय गुणों में कहीं भी पाई जा सकती है। इसमें सारे विभिन्नता आएंगे, जैसे कि उसके अधिगम में, यानी कि लर्निंग, सीखने में विभिन्नता पाई जा सकती है, उसके बोलने में विभिन्नता पाई जा सकती है, उसके हाव भाव में विभिन्नता पाई जाती है, उसके खान पान में विभिन्नता पाई जा सकती है, या कि उसके कैरेक्टर पे भी विभिन्नता पाई जा सकती है। अब नंबर 2 आता है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता के अंदर आता है सामान्य बुद्धि के बालक, या कुशाग्र बुद्धि, या कि मंद बुद्धि, या कि प्रतिभाशाली बालक। ये सब जो है मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता में किसी व्यक्ति में दया तो किसी व्यक्ति में जो है क्रोध का भाव होता है।
कोई भी व्यक्ति है वो कभी जो है दया का भाव दिखाता है तो कभी बहुत जल्दी क्रोध भी हो जाता है। तो यह जो विभिन्नता आती है यह संवेगात्मक विभिन्नता कहलाती है। उसके बाद चौथा नंबर आता है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता में जैसे लंबा, नाटा, दुबला, मोटा व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वह लंबा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, दुबला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। तो इसे भी वैयक्तिक विविधता कहते हैं। अब इसके बाद आता है वैयक्तिक विविधता के कारक। इन कारकों में वे तत्व आते हैं जिनके प्रभाव से एक व्यक्ति में वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। प्रमुख कारक निम्न हैं, जैसे कि प्रजाति, प्रजाति के अंतर्गत भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। या लिंग, लिंग की बात आता है रुचि, तो रुचि के माध्यम से भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। जैसे किसी की रुचि जो है क्रिकेट में है, या किसी की रुचि पढ़ाई में है, या किसी की रुचि जो है फुटबॉल में है, तो उसमें भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद आता है खान पान, तो खान पान भी हर व्यक्ति का जो है भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद आता है शिक्षा, तो शिक्षा के अंदर भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। कोई जो है शिक्षा कॉलेज में जाकर ग्रहण करता है, तो कोई ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब के जरिए से भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे भी वैयक्तिक विविधता ही कहते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग, यानी कोई व्यक्ति जो है जल्दी सीख जाता है और कोई व्यक्ति जो है सीखने में समय लगाता है, इसे भी वैयक्तिक विविधता कहते हैं। अगला आता है दृष्टिकोण। उसके बाद आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अंदर भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। इससे अगला आता है बुद्धि। अब इससे अगला दिया हुआ है ग्रहण शक्ति, तो ग्रहण शक्ति में भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। कोई व्यक्ति जो है कुछ चीजें जल्दी सीख जाता है, तो कुछ चीजें जो है सीखने में उसे टाइम लगती है। उसके बाद आता है भाषा। भाषा जो कि भाषा के अंदर भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। जैसे कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, तो कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं, तो इसमें भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद आता है खान पान। खान पान में भी वैयक्तिक विविधता पाई जाएगी। उसके बाद आता है धर्म। उसके बाद है संस्कृति। संस्कृति में भी वैयक्तिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व, फिर अगला है व्यवसाय, फिर उससे अगला आता है राष्ट्रीयता, उसके बाद आता है पहनावा। अगली हेडिंग आती है वैयक्तिक विविधता का शिक्षा में प्रयोग। तो वैयक्तिक विभिन्नता का जो है शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग किया जाए। जैसे नंबर 1 में दिया हुआ है छोटे संख्या की कक्षाएं, तो जो भी कक्षाएं हो वह छोटी रखी जाए, यानी कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट रखे जाएं, ताकि जो है कक्षा जो है आसानी से सुचारू रूप से चल सके। नंबर 2 आता है विविध शिक्षण विधियां, तो यानी कि एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाए। अब अगला आता है बहुउद्देशीय विद्यालय। उसके बाद चौथा है मानसिक वर्गीकरण। उसके बाद 5वां आता है दो विद्यार्थियों में, यानी कि कभी भी दो विद्यार्थियों में तुलना नहीं करनी चाहिए। 6ठा आता है बहुस्तरीय शिक्षण। उसके बाद 7वां है बहुस्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम भी बालक के अनुसार यानी कि मातृभाषा में हो और बालक के अनुसार पाठ्यक्रम रखा जाए, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी कहता है कि पाठ्यक्रम जो है बालक के अनुसार हो और पाठ्यक्रम जो है कम भी हो। अब अगला नंबर आता है 8वां विविध मूल्यांकन तकनीक। उसके बाद 9वां है विविध मात्रा या स्तर पर गृह कार्य, तो यानी कि गृह कार्य भी बालक के रुचि के अनुसार दिया जाए और हर रोज गृह कार्य नहीं देना चाहिए। जब भी गृह कार्य दिया जाए तो वह कम ही दिया जाए। अगला है 10वां विविध शब्द का सम्मान ही वैयक्तिक विभिन्नता है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। जुड़वा बच्चों पर सबसे पहला अध्ययन किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने। उसके बाद फ्रांसिस गाल्टन साहब की जो है पुस्तक कौन सी है,
तो उसका नाम है हेरिडेटरी जीनियस। और यह कब प्रकाशित हुई? तो 1869 ईस्वी में हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक जो है प्रकाशित हुई। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वह अवश्य सब्सक्राइब कर लें